और बात स्वास्थ्य की हो गई, शिक्षा की हो गई, साइकोलॉजी की हो गई, राजनीति की हो गई, विकास की हो गई और तमाम पहलुओं पर बात हो गई। और अब हम आपके बीच में लाए हैं अभिषेक सिंह जी को, जो आपको बताएंगे कि अपने मन मस्तिष्क ठीक करने के बाद अपने डोले सोले कैसे बनाना है और अपने आप को कैसे फिट रख के जो है वो टीवी स्क्रीन पर रील्स पे छाए रहना है, क्योंकि जमाना रील का है और बॉडी आपकी रियल रहेगी तो आपकी रील बहुत अच्छी लगेगी। तो इसी शब्दों के साथ अभिषेक सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और कार्यक्रम के बाद मैं आपसे मिलूंगा, मुझे भी आप बताइएगा थोड़ा सा कैसे, क्योंकि हम लोग को भी कैमरा सूट फाइट करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, तो फिटिंग हम लोग के लिए भी बहुत जरूरी है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। अभिषेक सिंह जी, आप मुझे ये बताइए कि ये फील्ड आपने चूज किया और मैं देख रहा हूं कि बहुत स्कोप भी इसमें है, किन चीजों के साथ आप लोगों को ट्रेन करते हैं और सबसे पहले उनको समझते होंगे क्या कठिनाइयां आती है और एक्चुअल में इस कहेंगे कि कंपटीशन के युग में सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की हो रही है, क्या लोग आपके साथ एक्सपेक्टेशन लेके पहुंचते हैं? आज के दौर में लोग फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं, जैसा आप सबको पता है। तो उसके चलते सबसे पहले तो वो इतने किसी चीज़ को लेके इतने जल्दी में रहते हैं कि अरे भैया, जैसे कोई आता है मेरे पास तो उनका सीधा रहता है, भैया मुझे 3 दिन में फिट होना है और आप बताओ क्या करना है। तो ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा जल्दी पॉसिबल नहीं होती है, एक स्लो प्रोसेस होती है किसी भी चीज़ को करने के लिए। और उसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है हर चीज़ें, जैसे ये इसको अपना लाइफ स्टाइल बनाना पड़ता है। जैसे आप डेली रूटीन, आप जैसे आप स्टूडेंट हैं या फिर बिजनेसमैन हैं, उसी की तरह इसको भी अपने लाइफ में ऐड करना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने सालों तक खाया और जब आप जिम पहुंच रहे हैं तो ट्रेनर से कह रहे हैं कि 3 दिन के अंदर हमको जो है वो सलमान खान ऐसा ही होता है। बड़ा चुनौती रहता होगा, क्योंकि क्योंकि आपको उनके क्योंकि वो आपके ग्राहक भी हैं और उनको आपको ठीक भी करना है, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो क्या समझाते हैं उनको आप सबसे तो पहले? बहुत ही टास्क स्पेसिफिक होता है। अब आपको तो नहीं पता कि आप कैसे अपनी फिटनेस अचीव कर सकते हैं जी। मैंने इस चीज़ में करीब अपने 10 साल दिए हैं और दिल्ली में भी रहा हूँ, वहाँ भी बहुत इंटरनेशनल जिम में मैंने ट्रेनिंग दी है। और उस हिसाब से देखें तो लोग क्या क्विक रिजल्ट के चलते बहुत सारी गलतियां भी करते हैं और कुछ लोग बहुत फॉलो भी करते हैं इन सब चीज़ों को। तो वही है कि अगर आपको फिट रहना है तो टाइम देना पड़ेगा अपने आप को। बिल्कुल है कि यदि आपको सोना बनना है तो उसके लिए पहले पिघलना होगा। जी जी, है ना। ये बात तो हो गई हल्की फुल्की। अब बात एक बड़ी गंभीर भी है और मुझे लगता है कि रिलेवेंट भी है। आजकल जिम में एक्सरसाइज से ज्यादा फोकस प्रोडक्ट पे हो रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता है। मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, जी जी, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे नहीं भी, देखिए, रील्स पर भी इंस्टाग्राम, बाढ़ फेसबुक सी आई हुई है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जिस चीज़ के बारे में देखना चाहते हैं आपको वो दिखाता है। अगर आप गूगल में भी आप सर्च करेंगे कि कौन सा पाउडर खाएं तो हमारा पेट अंदर हो जाए, कौन सा पाउडर खाएं तो हमारा पेट हमारा वजन बढ़ जाए, तो वो आपको वही दिखाएगा। तो ग्राउंड लेवल कुछ और रहता है। हाँ। अच्छा, जो लोग लेते हैं तो उनके लिए आप क्या सजेशन करेंगे? आप भी जिम में अपनी जिम चलाते हैं तो इस तरह की डिमांड तो आती होगी ना, क्योंकि लोगों में क्यूरियोसिटी तो रहती है। हाँ, एक तो पाउडर पाउडर के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है ये सब चीज़ें, डब्बा पाउडर ये सब चीज़ें। तो एक्चुअली ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बेसिकली जो वेजिटेरियन हैं उनमें हमारे यहाँ की जो खाने की शैली है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल है। मतलब कि खाने को लोग शौक के तौर पर खाते हैं, ना कि न्यूट्रिशन के तौर पर। तो ज़्यादातर लोग कार्बोहाइड्रेट और तेल वाली चीज़ें, चटपटा, तीखा, मीठा, ये सब ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ना कि कुछ हेल्दी खाने से। तो उस पर यही है, हम लोगों का सजेशन यही रहता है
जैसे जो कि नॉन वेज खाता है तो उनको तो कोई ज़्यादा इशू होते नहीं है, क्योंकि नॉन वेज एक ऐसा बोले तो वो है, सप्लीमेंट है, सॉरी सप्लीमेंट नहीं है, उसमें ऐसा न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो कि बिना सप्लीमेंट के पूरे हो सकते हैं, पर वेजिटेरियन के लिए वो संभव नहीं है, तो उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जिसके वजह से उन्हें सप्लीमेंट की सलाह दी जाती है। अभिषेक जी, बहुत सारे जिम संचालित हो रहे हैं बहुत सारे अलग अलग एरियाज में। लोग एजी फिटनेस गैलेक्सी ही क्यों पहुंचे? ऐसा अभिषेक सिंह जी क्या दे रहे हैं वहां पर कि लोग वहां पहुंचे? देखिए, सबसे पहले तो मेरे यहाँ आपको बेहतर ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि शुरू से ही इम्पोर्टेंट होती है। अब जैसा कि आप समझ लें कि कोई बच्चा है, आपने उसका नर्सरी में एडमिशन कराया है, तो आप तो जाके देखेंगे कि नहीं वो अंदर जाके क्या पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है। वही सब चीज़ें हैं कि आप एक तो है कि एज डिवाइड कर रखी है किसी भी फिटनेस को लेके, कि अगर आपको जिम ज्वाइन करना है तो आप 18+ होने चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप फॉरेन में देखेंगे तो वहाँ तो 5-5 साल से एज होते ही लड़कों को तैयार करने लगते हैं, उन सब चीज़ों पे, हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। तो वही सब चीज़ों को लेके अभिषेक जी, एक सवाल मेरा आपसे है। आप दिल्ली में जिम में ट्रेनर रहे हैं, फिर सतना में गैलेक्सी जिम के नाम से हाईटेक जिम आपने खोलने का विचार कैसे मन में आया? अब दिल्ली में जिस जिम में मैं था वो बहुत ही, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि वो एक इंटरनेशनल जिम था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती थी और वो बहुत कॉस्टली पड़ता था, बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली था वो। तो वही चीज़ को जब मैं यहाँ अपने ज़िले आता था तो देखता था कि यहाँ तो उसका 1% भी नहीं है किसी भी जिम में। तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी कि हाँ, मुझे भी ऐसा जिम डालना है, पर एक ऐसा चीप रेट में कि आप सबको को अच्छी सुविधा दे पाऊँ। अभिषेक जी, कौन कौन सी ऐसी, चूंकि सतना में कई सारी जिम से होंगी, लेकिन अपनी जिम में ऐसी क्या खासियत है कि सतना के लोग आपके ही जिम में आए? देखिए, मेरे जिम में तो एक तो फ्रेंडली इन्वायरमेंट है और प्रोफेशनली ट्रेनर है। जैसे कि मैं एक खुद प्रोफेशनली ट्रेनर हूँ, उसके बाद मैं जिम एक ओनर बना, तो मुझे पता है कि किसको कैसे गाइड किया जा सकता है, किस मसल पे काम किया जा सकता है, किसको क्या न्यूट्रिशन दिया जा सकता है, वो हो गया एक। और दूसरा यहाँ पे आता है इक्विपमेंट। आपके पास कैसे इक्विपमेंट है, लोकल हैं या फिर फॉरेनर हैं। बेसिकली इक्विपमेंट का काम होता है बायोमैकेनिक्स पे होता है। बायोमैकेनिक्स का मतलब होता है आपके बॉडी टाइप के हिसाब से इक्विपमेंट वर्क करते हैं, तो बहुत ज़्यादा उस पर भी ध्यान दिया जाता है। और सही से न्यूट्रिशन, मेरे पास अभी भी मेरे दिल्ली के कुछ साथी हैं जो कि न्यूट्रिशन हैं, बहुत अच्छे न्यूट्रिशन है। मैं किसी भी अपने क्लाइंट को उन्हीं के थ्रू ही सजेस्ट करता हूँ। उनका पूरा बॉडी मास इंडेक्स होता है और उसके बाद ही उनको न्यूट्रिशन सजेस्ट किया जाता है। बेहतरीन चेंजिंग रूम है मेरे पास, साफ़ सफाई रहती है और ट्रेनर अवेलेबल रहते हैं, और आपको वहाँ आके ये नहीं लगेगा कि हमें कोई बता नहीं रहा है। आप वहाँ अनाथों जैसे नहीं फील करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन किया जाता है, गाइड किया जाता है। और मेरे पास जितने भी ट्रेनर हैं वो बेसिकली CPR और ADA स्पेशलिस्ट हैं। मतलब हमें प्रॉपर ट्रेनिंग मिली होती है कि अगर जिम में ऐसी सिचुएशन आती है CPR या ADA मशीन को यूज करने की, तो आप वहाँ पे काम कर सकते। एक सवाल और है मेरा आपसे। आज का युवा जल्दबाजी के दौर में जल्दी अपनी बॉडी बनाने के लिए सोचता है, लेकिन ऐसी कौन सी उनको ये कहना चाहूँगा कि अपने को सुविधाएं रखनी चाहिए या फिर सेफ्टी रखना चाहिए जिससे कि युवाओं के लिए हो? सबसे पहली बात तो जल्दीबाजी तो बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है और शैतान अच्छा नहीं होता है। आप अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो आप देखिए, आप किसी बेहतर गाइडेंस पे रहें, सही न्यूट्रिशन रहे आपका, और एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। आप 1 घंटे जिम में आके वर्कआउट करने से आपका कुछ नहीं होने वाला है जब तक आपका पूरा डेली रूटीन सही नहीं होता है। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में बता। अनमोल, जैसे सवाल मैं ले लेता हूँ क्योंकि अनमोल को जरूरत नहीं है फिटनेस की, ऑलरेडी बहुत फिट है। ये आप
यहाँ पे मैं एक कुछ बताना चाहूँगा। आप जैसे आपने बोला अनमोल भैया फिट हैं, हाँ तो फिटनेस का डिफिनेशन सब पे अलग अलग लागू होता है। जी। जैसे अनमोल भैया भी फिट हैं, हाँ। आप भी फिट हैं, मैं भी फिट हूँ। तो फिटनेस की एक कैटेगरी है। ओके। फिटनेस का मेनली मतलब होता है आपके शारीरिक मापदंड, आपकी कार्यभार करने की क्षमता, ये चीज़ फिटनेस कहलाती है। अनमोल भैया अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं और अभी जाएंगे, घर जाएंगे, मान लीजिए साइकिल से जाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ठीक है, और आप कार से जाते हैं, ठीक है। तो अगर तो वो यहाँ से 3 किलोमीटर जाते हैं साइकिल से, तो उनकी तो डेली की आदत है, वो 3 किलोमीटर 10 मिनट में या 15 मिनट में आराम से पहुँच जाएंगे। आप कार से जाते हैं, आप 10 किलो आप मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट या 7 मिनट में वहाँ आराम से पहुँच जाएंगे। पर वहीं किसी दिन आपकी कार पंचर हो गई और आपने बोला अनमोल यार ऐसा ऐसा है, मुझे अर्जेंट जाना है, अपनी साइकिल दे दे। तो आपको क्या लगता है, आप वहाँ 10 मिनट में पहुँच जाएंगे उनके टाइम पे? नहीं पहुँच पाएंगे। तो यही है क्या फिटनेस एक टास्क स्पेसिफिक है। उनका डेली रूटीन क्या था? 3 किलोमीटर साइकिल चला के आना, 3 किलोमीटर साइकिल चला के जाना, वो उस चीज पे फिट हैं। और आपने जब आपको लगा कि मैं चला जाऊं, टाइम से पहुंच जाऊं, तो आप वहां पे नहीं कर पाए हैं, तो आप वहां पे अनफिट हैं। आपको वहां पे क्रिटिसाइज किया जाएगा कि वहां पे आप अनफिट हैं। एक सवाल मुझे लगता है, क्योंकि हमारा मंच इसलिए भी जाना जाता है कि हम तमाम मसलों पे बात करने के अलावा हम सजेशन पर भी बात करते हैं, सिर्फ सवाल ही नहीं उठाते, सुझाव भी हमारे पास होते हैं। जी, तो जी। वही प्रक्रिया है। यहाँ पर जय ज्योति पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर भी बैठी हैं और प्रिंसिपल भी बैठी हैं। जी। मुझे लगता है कि आजकल स्कूलों को भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि आजकल के बच्चे की जो डाइट है, हैबिट है, वो ऐसी हो गई है कि अनकंट्रोल हो रही है। फास्ट फूड की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो भी एक बड़ी चुनौती है। आपके माध्यम से यदि उन तक मैसेज जा पाए कि कैसे स्कूलों में भी इस चीज को शामिल करें। हालांकि कई बार होते हैं स्पोर्ट टीचर्स होते हैं और पीटी होती हैं, तमाम चीजें, लेकिन फिर भी लगता है कि एड ऑन होना चाहिए ताकि स्कूलिंग टाइम से ही चीजें जो है वो बच्चों के दिमाग में बैठे। जी जी बिल्कुल। तो इसके लिए तो सबसे पहले इन्हें जैसे कि इनके पास नर्सरी से लेके के 10th या 12th क्लास तक के बच्चे आते हैं, तो उस बेसिस पे ये इनका एक रूटीन बनाएं। जैसे पढ़ने का टाइम टेबल बनाया जाता है, उसी तरह पढ़ने के साथ साथ इनका न्यूट्रिशन, अभी तो फिटनेस पे वर्क नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उन पे वैसे भी मेंटली बहुत ज़्यादा लोड होता है। तो कोशिश करें कि उनको सजेस्ट करें कि वो हेल्दी से हेल्दी खाएं, ग्रीन वेजीज खाएं, प्रोटीन सोर्स पे जो भी चीज़ें होती हैं, अंडा, दूध, पनीर, ये सब चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें और शुगर से दूर रखें। आज के डेट में सबसे बड़ा दुश्मन जो है शुगर, वाइट शुगर हो, किसी भी प्रकार का शुगर हो, उसको अपनी लाइफ से तो बिल्कुल ही निकाल के रखें। जितना ऑयल, फ्राइड, तीखा, ये सब नुकसान नहीं करता, सबसे ज़्यादा शुगर नुकसान करता है। मैडम, क्योंकि हमारे सामने बैठे हैं अभिषेक जी, तो आप कोई सवाल बच्चों के लिए इनकी तरफ से लेना चाहती हो, पेरेंट की तरफ से आप कोई सवाल लेना चाहती हो तो ले लीजिए, क्योंकि अभी फ्री में एडवाइस मिल रही है। जी जी, मेरा एक सवाल, डॉक्टर साहब एक बार गए थे 26 जनवरी के प्रोग्राम में स्कूल पे जी। तो उन्होंने मदर्स को एक्टिव रहने के लिए बोला था कि जब मदर एक्टिव रहेंगी तो बच्चे ऑलरेडी एक्टिव रहेंगे, बच्चे को लंच बॉक्स प्रॉपर मिलेगा। बिल्कुल। मैं जहाँ तक वॉच करती हूँ ना, लंच बॉक्स मदर्स की लेजीनेस के कारण लंच बॉक्स में ओनली ब्रेड, मैगी, पास्ता, पोहा, मोस्टली बच्चे यही लेकर के आते हैं। तो मदर्स को एक्टिव रहने के लिए प्लीज आप मंच के द्वारा। बिल्कुल वाजिब सवाल है, क्योंकि जड़ ठीक हो जाएगी, रूट ठीक हो जाएगी तो सारी चीज ठीक हो जाएगी। जी, अब ऐसा कि है कि बेसिकली हम सभी गांव से आते हैं, तो गांव में होता है जो अगर आप बोलेंगे कि मम्मी नहीं मुझे ये खाना है, आज पनीर खाना है, और या फिर और भी ग्रीन वेजीज कुछ खानी है, तो वो सीधे बोल देंगे अरे चल यही खा जो बना है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं घर से भी बहुत लापरवाही हो जाती है।
पर अगर आप अपने स्कूल में हर बच्चों का लंच बॉक्स चेक करने लगेंगे और थोड़ा सा फोर्स करेंगे कि नहीं आज जैसे रोटी सब्जी लेके आए हो तो कल पनीर लेके आओ, ग्रीन वेजीज लेके आओ, तो कहीं ना कहीं वो जाके घर पे फोर्स करेंगे घर वालों को कि नहीं मैम ने ऐसा बोला है, और छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैम की बात बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं, तो शायद है कि कुछ असर हो। अभिषेक जी, मैडम तो चेक कर ही रही हैं, वो बता भी रही कि उनका स्कूल का एक रूटीन में है कि इस तरह से चीज़ों को बच्चों को ऑब्जर्व करे, लेकिन उनका सवाल ये भी था कि उनकी मम्मी ही अनहेल्दी हैं जिन बच्चों की, तो वो क्या करें। आप यहाँ से माध्यम से बता दीजिए घर में बैठे बैठे जो हमारे मंच का उनको फायदा मिल सके कि वो हेल्दी भी हो जाए, और हेल्दी होने का जो फिर जब उनके ऊपर चीज़ें हो तो फिर अपने बच्चों को भी हेल्दी रखना है, क्योंकि रूट सुधारना है हमें। जैसे कि मम्मी की बात हो रही है तो मैं बताना चाहूँगा कि मेल से ज़्यादा फीमेल को वर्कआउट या फिर किसी भी एक्टिविटी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि मेल में फैट परसेंटेज 50% और फीमेल में फैट परसेंटेज 20% तक नॉर्मल स्टेज पे रहता है। फिर से बताइएगा ये फिगर आप मुझे। मेल में फैट परसेंटेज 15%, 15 मतलब 15 जी, और फीमेल में फैट परसेंटेज 20% तक होता है। 5% का डिफरेंस है, 5% का डिफरेंस ज़्यादा होता है। इसी तरह मेल में बोन इंडेंसिटी एक डेक्सा स्कैन होता है जो कि हड्डियों के अंदर ऐसे छोटे छोटे छिद्र को देखता है, उसे बोन इंडेंसिटी करके बोलते हैं। वो 45 साल के बाद कम होने लगता है, और जबकि फीमेल में वही चीज़ें 35 साल के बाद ही कम होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ों को रोकने के लिए हो सके तो आप वर्कआउट करो। वर्कआउट मतलब ऐसा योगा और बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, ये सब तो ठीक है, ये आपके मोबिलिटी और स्टेमिना पे काम करता है। उसके साथ साथ वेट ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वेट ट्रेनिंग का बेसिकली पर्पस यही होता है कि आपके मसल और बोन की ओवरलोडिंग कराना। देखिए समझ गया। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि हमारी जो पूरा सिस्टम है, या कह सकते हैं कि पूरा प्रक्रिया है, सृष्टि है, वो उसमें कहीं ना कहीं फीमेल्स का बहुत बड़ा रोल है, और आधी आबादी उनको कहा भी जाता है। वो जनरली ये होता है, हमारी माताएं बहनें वाइफ हम भी घर में ही देखते हैं कि वो दिन भर काम करती रहती हैं, झाड़ू पोछा इस तरह की जो घर की चीजें होती, तो उनको ये लगता है कि हम तो काम कर रहे हैं, हम तो फिट है, लेकिन एक्चुअल में वो फिट नहीं होती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। काम करना उनका एक डेली लाइफ रूटीन हो जाता है। जैसे हमारा और आपका रहता है, सेम उनका यही रूटीन होता है। और एक तो खाने में उनको परहेज तो बोलिए ही मत। आज की परिवेश में आपका 80% ईटिंग, मतलब खाने से 80% आपका बीमारियां और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो जब तक आप खाने के लिए एक्टिव नहीं रहेंगे, क्या खाना है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें आपको बाद में तंग करेंगी ही करेंगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे लगता है सभी के मन में ये सवाल रहता है कि डाइट से ज़्यादा जल्दी बॉडी कंट्रोल होती है या फिर एक्सरसाइज से? नहीं, दोनों का बहुत ही अच्छा रोल है, पर जैसे कि 20% एक्सरसाइज होती है और 80% डाइट होती है। ओके। क्योंकि आप जिम या कहीं भी आप सिर्फ 1 घंटे या 40 मिनट ही अपना समय दे पाते हैं। ठीक बात। और पूरा दिन तो आपका जैसे जॉब है तो 5 to 9 और जॉब रहती है, तो उस पर तो ये सब हो नहीं पाता। पर न्यूट्रिशन आप मतलब खाना तो खाते ही हैं, तो वहाँ पे आप कुछ हेल्दी खाएं और तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाई प्रोटीन डाइट लें और हो सके तो शुगर से दूर रहें। तो देखिए, कार्यक्रम की बेला भी अब समाप्त होने को है, और क्योंकि अब वक्त खाने का भी हो चुका है, तो हमने सारी चीज़ें बता दी और फ्री में आप लोग को बताई है। आपको जो चीज़ अच्छा लगता है आप उसको अडॉप्ट करिए। आज खाना खा लीजिए, कल से जो है भोजन की व्यवस्था भी है। आप सोचिए कि क्या खाना है, क्योंकि अभिषेक जी ने बताया, मैंने भी ये चीज़ें पढ़ी है, इसलिए मैंने आज जानबूझ कर पूछी कि खाने पे ज़्यादा फोकस करना है, 80% डाइट का और 20% एक्सरसाइज का।
खाने को लेके बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है कि हमें क्या खाना है, हम कल से दाल चावल खाना बंद कर दें, हाँ। भैया ने बोला है हरी सब्जियों पे ज्यादा रहना है। तो ये सब चीजें नहीं देखना है हमें क्या एक बैलेंसिंग डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट ले जी, अगर आप रोटी सब्जी खा भी रहे हैं तो कोशिश करें कि रात 8 बजे से पहले खा लें। और एक वी शेप होता है, मतलब सुबह ज्यादा खाना है, हाँ दोपहर में थोड़ा सा कम और रात को एकदम कम। जी। तो ये सब चीजें हैं, उस हिसाब से आपका बॉडी स्ट्रक्चर काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपने हमको फिटनेस की टिप्स भी दी और डाइट की भी दे दी और बहुत सारे सवाल भी आ गए। और मुझे उम्मीद है कि इस मंच के माध्यम से उन तमाम माता बहनों को, बच्चों को, भाइयों को और हमारे टीनेजर्स को ये संदेश गया होगा और मुझे लगता है कि वो फिट होंगे और फिट इंडिया मूवमेंट में वो शामिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आप मंच पर आए।